कानपुर में एसपी ऑफिस के दफ्तर के ठीक सामने एक महिला अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ आकर जमीन पर बैठ जाती है। जैसे वो जमीन पर बैठी हुई थी, इसी बीच में एक हमराह की नजर पड़ जाती है और हमराह उसके पास पहुंचता है और जाकर पूछता है कि तुम यहां क्यों बैठी हो, क्या बात है। वो महिला हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मुझे साहब से मुलाकात करनी है, क्या मेरी आप साहब से मुलाकात करवा देंगे। वो पूछा जाता है कि कारण क्या है। वो कहती है कि मैं जाकर कारण सिर्फ साहब को ही बताऊंगी, मेरी मुलाकात करा दो, मेरी बच्चों की भी मुलाकात करा दो। इसके बाद उस हमराह ने रास्ता दिखाया, उसने कहा कि ठीक है आप साहब के पास चले जाओ। वो एसपी साहब के पास जाती है महिला और एसपी साहब के पास जाने के बाद कहती है कि साहब हमारा जो गांव है यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, मैं अपने गांव से आई हूं, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आखिरकार करें तो क्या करें, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे एसपी ने सुना उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूं। महिला कहती है कि साहब जो मेरा पति है वो भी पुलिस में कांस्टेबल है, सिपाही है, लेकिन उसने 2 और महिलाओं के साथ संबंध बना रखे हैं, उन्हीं के साथ आता है जाता है, लेकिन कभी घर नहीं आता, हमसे बातचीत नहीं करता, तो इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं अपने बच्चों की कैसे परवरिश करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। पति आए या ना आए, लेकिन वो कम से कम बच्चों के लिए कुछ तो मदद करता रहे। इस तरह की जब बात आती है तो एसपी साहब उसकी बात को सुनने के बाद उन्हें भी लगता है कि हाँ इस महिला की एक जो समस्या है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं, आपको क्या हेल्प चाहिए। महिला कहती है कि साहब जो उनकी तनख्वाह है उस तनख्वाह में से आधी मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं, बाकी आधी तनख्वाह वो कहां डालते हैं कहां नहीं डालते हैं मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे एसपी साहब से बात कही जाती है, एसपी साहब को लगता है कि इस महिला की मदद करनी चाहिए, बेटियां बड़ी हो रही हैं और बेटा भी बड़ा हो रहा है, आखिरकार उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसा उस महिला ने कहा एसपी ने बात मानी और यह आदेश कर दिया जाता है कि कांस्टेबल की जब तनख्वाह आएगी तो आधी महिला के हिस्से में जाएगी और आधी तनख्वाह जाएगी उस कांस्टेबल के हिस्से में। जैसे ही उस महिला को यह बात सुनने में आती है, महिला एकदम चहकती हुई खुश होती हुई अपने गांव घर वापस आती है और अपना बच्चों में पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से ध्यान लगाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे जो होने वाला है वो इतना खतरनाक होगा कि उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 29 अप्रैल 2005 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का थाना मोहम्मदाबाद लगता है और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है विदा। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम अमर सिंह यादव होता है, वो एक ड्राइवर के साथ मारुति वैन लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है। मारुति वैन का जो नंबर होता है यूपी 78C 8262, उस गाड़ी को लेकर पहुंचता है और जाने के बाद पहुंचता है अपने बेटे के पास, जाता है, बेटे से बातचीत करता है, उसके लिए कुछ खाने की चीज भी लेकर गया था। अपने बेटे से कहता है बेटा पंकज तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो। जो बच्चा है वो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब पिताजी ने बार बार उससे पूछा तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं। तभी वो कहते हैं कि चलो शहर चलते हैं, कुछ खरीदारी करके लेके आएंगे, पता है अगले महीने बहन की शादी है, तो बहन की शादी के लिए बहुत सारी खरीदारी भी करनी है, जाकर अपनी मम्मी से बोल दो, अपनी बहनों से बोल दो और वो तैयार हो जाएंगी। बस इतना था। उस बच्चे ने, जिसका नाम पंकज होता है, अपनी माँ उर्मिला देवी के पास पहुंचता है और उर्मिला देवी से जाने के बाद कहता है कि पापा आए हैं, और आने के बाद वो इस तरह से कह रहे हैं कि हमें खरीदारी करने के लिए शहर जाना है, तैयार हो जाओ। अब जो महिला है ये बात सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है, क्योंकि अगले ही महीने यानी कि 11 मई 2005 में उसकी बेटी की शादी जो होनी थी। सबसे बड़ी वाली जो बेटी होती है जिसका नाम ममता होता है, नाम ममता और उम्र लगभग उसकी 22 साल के आसपास होती है। दूसरी बेटी जिसका नाम पूजा है, उम्र जिसकी लगभग 20 साल के आसपास होती है। तीसरी बेटी सुधा जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है और एक बेटा होता है जिसका नाम पंकज जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। वो महिला जैसी ये बात सुनती है, सुनने के बाद एकदम से अपने बच्चों से कहती है बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा के साथ बाजार चलना है, खरीदारी करके लेके आनी है। बच्चे तैयार हो जाते हैं। बच्चे तैयार होने के बाद वैन मारुति में बैठ जाते हैं। यहां से जो गांव है, गांव से लगभग करीब 21 किलोमीटर दूर एक छिबरा मऊ जगह लगती है। छिबरा मऊ में वो वैन मारुति से ड्राइवर के साथ सीधे वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी दुकान, तीसरी चौथी दुकान, इस तरह से दुकान दर दुकान चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन खरीदारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब खरीदारी नहीं होती है तो महिला कहती है कि हम लोग यहाँ करने के लिए क्या आए हैं। वो कहता है कम से कम मोल भाव तो कर लें, अगर आज खरीदारी नहीं हुई तो कल खरीदारी कर लेंगे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। देखते ही देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ड्राइवर से कहा जाता है भैया ड्राइवर चलो घर वापस चलते हैं, और जब वापस चलने वाली बात आती है तो ड्राइवर अपनी गाड़ी में तो बैठता है, साथ ही वो जो व्यक्ति अमर सिंह यादव है वो भी बैठ जाता है, जो उसके बच्चे हैं वो भी सब बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद यहाँ छिबरा मऊ बस स्टैंड के पास आके फिर से गाड़ी रोक ली जाती है। गाड़ी रोकने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता, बच्चे बैठे रहते हैं और जो उनकी खाने की चीजें लाई जा सकती थी ताकि वो शोर न मचाएं, ताकि वो कोई आवाज ना करें, ताकि उन्हें कोई अटपटा ना लगे, बच्चे जो बोलते रहे उनके लिए खाने के लिए वो चीज आती रही। करीब 1 घंटा और यहाँ पर ऐसे ही बिता दिया जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तब वो महिला पूछती है कि हम यहाँ रुके हुए क्यों हैं, इसकी क्या वजह है, क्या बात है।
जब उससे पूछा जाता है तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहां से चलते हैं। लगभग शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गाड़ी अब गांव की तरफ चलने लगती है। अभी कुछ ही किलोमीटर चले थे। ये जहां गंज रोड पर एक उदाहरणपुर पुल पड़ता है, उससे लगभग 25 से 30 मीटर गाड़ी अभी आगे गई थी। और इसी बीच में ड्राइवर कहता है कि साहब बहुत ज्यादा गाड़ी हीट हो गई है, गर्म हो गई है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अगर हमने गाड़ी नहीं रोकी तो इंजन हीट हो गया है, जिसकी वजह से इंजन बिल्कुल जाम हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है, इंजन फट सकता है। इस तरह की बात थी। बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों बिल्कुल परेशान मत होना, हम गाड़ी को थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं, इसलिए तुम गाड़ी के अंदर भी आराम से बैठे रहो। जब गाड़ी के अंदर बैठने वाली बात आती है तो गाड़ी कुछ इस तरह से खड़ी की जाती है ताकि और आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, और बराबर में थोड़ी गहरी सी खाई भी होती है। गाड़ी को रोका जाता है, मारुति वैन को रोकने के बाद उसके अंदर से एक कट्टी निकाली जाती है, और कट्टी निकालने के बाद जो इंजन होता है उसमें वो जो पानी है वो डाल दिया जाता है, साथ ही जो गाड़ी के चारों तरफ डाला जाता है, और जो भी उसमें कट्टी के अंदर सामान था, उसके बाद जैसे उसकी खिड़की खोली जाती है, खिड़की खोलने के बाद उसमें एकदम से और अंदर डाल दिया जाता है वो जो, लेकिन वो पानी नहीं था बल्कि वो था पेट्रोल। और जैसे पेट्रोल डाला जाता है एकदम से उसमें अंदर गाड़ी के अंदर चीख पुकार मच जाती है, और चीख पुकार मच जाती है तो वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि गाड़ी को लॉक कर दिया गया था। गाड़ी लॉक हो जाती है, इसी बीच में गाड़ी में आग लगा दी जाती है, और जैसी गाड़ी में आग लगाई जाती है, क्योंकि वो खाई के एकदम से किनारे पे खड़ी हुई थी, उसमें हल्का सा पुश करा जाता है, धक्का दिया जाता है, और जो गाड़ी होती है वो जाकर खाई में गिर जाती है। अब वहां से वो भागने की कोशिश भी करें तो शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर वो पूरी तरह से फंस चुके थे। ड्राइवर भी वहीं आराम से खड़ा हुआ था। रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और साथ ही जो ये व्यक्ति है वो भी उसमें खड़ा हुआ है, और वो भी इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे जो होने वाला था इसकी भी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ था, आग अभी पूरी तरह से अपने विकराल रूप में धारण ही नहीं की थी, कि जो इस इलाके के इंस्पेक्टर साहब होते हैं जिनका नाम उमा शंकर यादव होता है, इत्तेफाक से, सौभाग्य से वो अचानक से अपनी टीम के साथ, क्योंकि वो गश्त पर निकले हुए थे, वो जैसे आते हैं उन्होंने जलती हुई गाड़ी को देखा, तब ये दोनों मौका पाते ही भाग जाते हैं, ड्राइवर भी और जो दूसरा व्यक्ति अमर सिंह होता है वो भी। इंस्पेक्टर ने देखा कि गाड़ी में आग लग रही है, और वो देख रहा था कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, और आग ने एकदम से विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो पास में जाते हैं, जो भी वहां पर मिट्टी थी या रेत था उसे बहुत तेजी के साथ फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीम में कई सारे पुलिस वाले होते हैं। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक काफी मात्रा में आग जल चुकी थी और अंदर भी आग लगी हुई थी। आखिरकार शीशे तोड़े जाते हैं, और शीशे तोड़ने के बाद जो उसके अंदर फंसे हुए थे उन सब फंसे हुए को बाहर निकाला जाता है। और जब निकाल रहे थे तो एक एक करके, जिसमें उर्मिला देवी होती है, उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम ममता होता है, दूसरे नंबर की बेटी पूजा होता है, तीसरे नंबर की बेटी सुधा होता है, और चौथे नंबर में उनका बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है। सबको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद तत्काल ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिबरा मऊ में उन्हें भर्ती कराते हैं, और वहां से भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है, इन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाए। जब हायर मेडिकल सेंटर उन्हें रेफर किया जाता है तो इसी बीच में उच्च अधिकारियों तक भी सूचना पहुंच जाती है, और अभी सब ये बोलने की हालत में थे, बताने की हालत में थे कि पूरी घटनाक्रम हुआ क्या था, कैसे हुआ था। इसी बीच में फिर उच्च अधिकारी पहुंच जाते हैं, मजिस्ट्रेट पहुंच जाते हैं, और मजिस्ट्रेट के आने के बाद फिर बयान होना शुरू हो जाता है। जो उर्मिला देवी होती है वो बयान देती है, वो कहती है कि साहब अमर सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसकी पोस्टिंग कानपुर में कल्याणपुर गुरुदेव पैलेस चौकी है, वहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। दरअसल उसका एक शशि नाम की और एक भर्थना नाम की एक महिला के साथ अवैध संबंध है। हो सकता है कि उसने उससे शादी भी कर ली हो, इसलिए वो हमसे किनारा करना चाहता था, हमारे बच्चों से किनारा करना चाहता था, हमसे दूर रहना चाहता था। एक दिन वो एसपी के पास जाती है, और एसपी के पास जाने के बाद उनसे मदद मांगती है। कहती है वो चाहे कहीं भी जाए, मुझे आधी तनख्वाह मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूं, इसलिए मेरी परिवार की आप मदद कर दीजिए। एसपी ने वो मदद कर दी थी, और 50% जो उसकी तनख्वाह थी अब पत्नी के हिस्से माने लगी थी, और पत्नी आराम से बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना की ही नहीं थी। इसके बाद फिर मजिस्ट्रेट जाते हैं ममता के पास, फिर पूजा के पास जाते हैं, फिर सुधा के पास जाते हैं, और पंकज के पास जाते हैं। अमूमन चारों बच्चों के जो बयान थे वो लगभग एक जैसे ही थे। जो बच्चों ने बोला वही उनकी मां ने बोला। मां ने कुछ थोड़ा ज्यादा बोला। मां ये कहने लगती है कि शशि और भरतना नाम की महिला के साथ उसके अवैध संबंध हैं, हो सकता है कि उसने उनसे शादी भी कर ली हो, और इसीलिए वो हमें छोड़ना चाहते थे। बड़ी बेटी ने भी कुछ ऐसी ही जानकारी दी थी, और छोटी बेटी ने भी, उससे छोटी ने भी, और सबसे छोटे वाले बच्चे ने भी यही जानकारी दी थी। उनका इलाज चलने लगता है, लेकिन इलाज के दौरान जो उर्मिला देवी होती है उसकी भी मौत हो जाती है, बड़ी बेटी होती है ममता, उसकी भी मौत हो जाती है, और पूजा होती है उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन सुधा और पंकज की हालत में धीरे धीरे दिन पर दिन सुधार होने लगता है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया था, मुकदमा अपराध संख्या 310/2000 आईपीसी की धारा 302, जिसमें मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है जब उसको निचली अदालत पर मामला पहुंचता है, और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 436 की जो धारा होती है
उसमें 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कांस्टेबल लगातार ये कहता रहा कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने ये अपराध नहीं किया, इसलिए वो उच्च न्यायालय में जाकर एक अर्जी देता है। उच्च न्यायालय में जाकर अर्जी देने के बाद वहां पर भी वो यही बात कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो सिर्फ झूठा फंसाया जा रहा है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जबकि उसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं उमाशंकर यादव, उन्होंने भी कोर्ट में जाकर यही बयान दिया था कि एक व्यक्ति और साथ में एक और उसके साथ होता है, वो आग लगा रहे थे और वो मौका पाती भाग जाते हैं। हमारी टीम ने उन्हें पकड़ने की बजाय लोगों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाई। हम चाहते तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते थे, अगर हम उन्हें पकड़ते तो शायद ये 2 बच्चे तो बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं बचते। आखिरकार जो जिंदा थे उनके भी बयान होते हैं कोर्ट के अंदर, जो पुलिस वाले थे उनके भी बयान होते हैं, और बयान होने के बाद निचली अदालत से मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और अलग अलग धाराओं में भी सजा सुनाई जाती है। लेकिन जब मामला उच्च अदालत में पहुंचता है तो उच्च अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है वो बिल्कुल एकदम राइट दिया है, सही फैसला दिया है। इसलिए इस पुलिस वाले की जो सजा है मृत्युदंड की, वो मृत्युदंड ही रहेगी और जो बाकी धाराएं हैं उस धाराओं में भी वही रहेगा। एक बार फिर से उच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और वो तारीख आती है 1 जुलाई साल 2014। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस व्यक्ति यानी कि उस पुलिस वाले को मृत्युदंड की जो सजा सुनाई गई है, उस मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाता है, लेकिन कम से कम 30 साल तक इसको सलाखों के पीछे रहना ही पड़ेगा। वो शर्त उसको इस तरह से जो सजा सुनाई जाती है। हालांकि फिर आगे उसका जो सजा थी वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सजा को कम होने का जो ग्राउंड बन जाता है, वो ग्राउंड बना था कि वो कहता है कि साहब 50% अगर मेरी पत्नी वेतन मांगती है, वैसे भी मैं कमाने के बाद बच्चों के लिए तो कमा ही रहा था, आखिरकार मैं 50% के लिए अपनी बच्चों की हत्या क्यों करूंगा। वो आगे ये भी कहता है कि अगर 2 महिलाओं के साथ जो नाम जोड़ा गया था वो पूरी तरह से मनगढ़ंत था, झूठा था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। वो ये भी कहता है कि बड़ी बेटी की शादी करना चाहता था और अगले महीने शादी थी और वो खरीदारी करना चाहता था, वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। उसने कहा कि जब साथ में चालक था तो चालक क्यों नहीं पकड़ा गया, साथ ही जो दोनों महिलाएं थीं उन दोनों महिलाओं के बयान क्यों नहीं लिए गए, ना ही चालक का कोई बयान दिया गया और न जो 2 महिलाओं की बात सामने आती है ना ही उनका कभी बयान लिया गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने शायद ईमानदारी से अपना काम को अंजाम नहीं दिया था। अगर पुलिस ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देती तो शायद वो चालक भी पकड़ा जाता और जो 2 महिलाओं की बात सामने आ रही थी वो भी खुलकर सामने आ जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस पुलिस वाले को राहत मिल जाती है और मृत्युदंड यानी कि जो उसकी फांसी की सजा सुनाई जाती है कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं, वो फांसी की सजा भी आजीवन कारावास में बदल जाती है। मैंने कोशिश की ये जानने की, मोहम्मदाबाद के जो थाने अध्यक्ष होते हैं, थाना इंचार्ज होते हैं, उनको भी फोन किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि फिलहाल इस मामले में वहां की क्या स्थिति है, गांव की उन दोनों बच्चों का क्या हाल है, पंकज का और सुधा का। साथ ही जो आसपास के पत्रकार थे उनसे भी जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी मुझे इसके आगे मिल नहीं पाई। अगर कोई भी इस कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा जानता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार बाद में क्या होता है और इसमें और क्या क्या हुआ था और क्या क्या आपने सुना था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं हार्दिक सकवार और साथ ही मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं सोनू, दिलजीत और हरदोई से हैं सत्येंद्र कुमार।